डियर स्टूडेंट, आप सभी को एक बार फिर विद्यार्थम इंग्लिश एकेडमी में स्वागत है। आज हम आप लोगों के रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है नाउ द leaves are falling fast। ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? W.H. ऑडेन के द्वारा। इनका जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई थी। और ये जो कविता आप पढ़ रहे हैं ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कविता इनके द्वारा लिखी गई एक कविता का बुक था जिसका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम था? द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम था? द एज ऑफ एंजाइटी नाम था। इस कविता को बुक का ये पोर्शन है। ये कविता के बुक के लिए उन्होंने 1948 में, कब? 1948 में ऑडेन साहब को पुलिट्जर प्राइज, कौन से प्राइज? 1948 में पुलिट्जर प्राइज, कौन से प्राइज? पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसको ध्यान से देखेंगे, एक्चुअली कहना क्या चाहता है कवि, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। ये कविता में 5 स्टेंजा है और इस 5 स्टेंजा को लेकर के यदि आप पढ़ते हैं तो जीवन के उन 5 पहलुओं को, जहां से हम अपने जीवन में समस्या क्रिएट करते हैं, समस्या में जीते हैं, समस्या को जानते हुए हम इग्नोर करते हैं और उसी समस्या में हम रह जाते हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है। एंड लास्ट में यह बताने की कोशिश किया गया है कि हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द रूट ऑफ टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये चैप्टर आपकी कविता के सबसे मोटिवेशनल चैप्टर है। इफ यू रीड आउट दिस चैप्टर विद अ फुल ऑफ रियलिटी, जो इसमें अर्थ हिडन है, तो मुझे नहीं लगता है किसी बड़े मोटिवेटर को पढ़ने की समझ जरूरत है। सारी मोटिवेशन इसमें है। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कहना क्या चाहता है। देखो, नाउ माने क्या होता है? अब द लीव्स का अर्थ क्या होता है? पत्ते। आ का है और फॉलिंग माने गिरना या झड़ना और फास्ट माने तेजी से। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। एक्चुअली राइटर जो है पत्ते को तेजी से गिरने का कंपैरिजन हमारे जीवन में जो समय पास हो रहा है उससे कह रहा है, उससे करता है। कहना यह चाहता है कि जिस तरह से एक एक करके पेड़ की पत्तियां गिरती है और एक दिन सारी पत्तियां गिर जाती है और फिर वो पत्ता पेड़ डेड हो जाता है, ठीक उसी तरह से एक एक दिन करके हमारे जीवन के सारे समय बर्बाद हो जाते हैं और फिर हम अपने जीवन से चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि द पोएट इज कंपैरिजनिंग विद द फॉलिंग ऑफ लीफ विद द ह्यूमन। ए दे देगा लाइफ, बी दे देगा टाइम ऑफ लाइफ, सी दे देगा प्रॉब्लम, डी दे देगा नन। तो क्या देंगे? टाइम ऑफ लाइफ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली ये जो कविता है ये लिखी गई है इनके कविता का बुक है जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। अब ये बातें बहुत रोचक है कि आखिरकार द एज ऑफ एंजाइटी का अर्थ क्या होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एज ऑफ एंजाइटी। देखो, एज माने क्या होता है? उम्र, ऑफ माने के, एंजाइटी माने तनाव, माने तनाव के उम्र। अब कहना ये चाहता है कि हमारे जीवन में जो तनाव है, जो समस्या है, उसका एज क्या है। अब जब आप ही सोचो कि विद्यार्थी लोग यहाँ आता है पढ़ने के लिए, हर विद्यार्थी के पास अपना पर्पस है या नहीं? उसको पर्पस कहिए, उसको एम्बिशन कहिए, या फिर उसको आप गोल कहें, या उसको आप एम कहें, कुछ भी कहें। हर विद्यार्थी के पास कुछ ना कुछ पर्पस है, एम्बिशन है, एम है। उसके लिए हम मधुबनी आते हैं। लुक एट हियर,
उसके बाद देखिए, यदि हम अपने पर्पस के हिसाब से, यदि हमारा एक्शन ना हो, क्या नहीं हो जी, एक्शन, उसके हिसाब से हमारा प्लान ना हो, क्या नहीं हो जी, प्लान, उसके हिसाब से यदि हमारा हैबिट नहीं है, और यदि उसके हिसाब से हमारा इन्वायरमेंट नहीं है, और उसके हिसाब से हमारे पास पैशन नहीं है, तो अब आप मुझे बताओ, क्या हम अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क कर सकते हैं? यदि आपके पास एक्शन नहीं है, आपके पास प्लान नहीं है, आपके पास हैबिट नहीं है, आपके पास पैशन नहीं है, आपके पास क्या कहते हैं पर्पस नहीं है, तो आप वहां तक नहीं जा सकते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप पढ़ेंगे 1.5 घंटा तो बन जाइएगा। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, पढ़ेंगे 3 घंटा, बन जाइएगा, नहीं बनिएगा। इसका अर्थ है कि आप बनना क्या चाहते हैं और करते क्या है। और यदि अकॉर्डिंग टू पर्पस आपका एक्शन नहीं है, प्लान नहीं है, हैबिट नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, पैशन नहीं है, तो फिर वहां पे डेली का डेली पछताना, और वो क्रिएट करेगा एंजाइटी। अब एंजाइटी का मतलब क्या है कि यदि आपके पास एक्शन, प्लान, पर्पस, इन्वायरमेंट नहीं है, देन यू विल हैव एंजाइटी। यदि आप एक्शन पर्पस के हिसाब से काम करते हैं, पर्पस के हिसाब से प्लान है, पर्पस के हिसाब से हैबिट है, पर्पस के हिसाब से इन्वायरमेंट आपने क्या है, पर्पस के हिसाब से पैशन है, तो आपका एंजाइटी खत्म हो जाएगा। कहना ये चाहता है, व्हाट यू वांट टू बी अकॉर्डिंग टू यू वांट टू एग्जीक्यूट, अकॉर्डिंग टू दैट यू वांट टू डेवलप योर हैबिट, योर एक्शन, योर प्लान, योर पैशन, एंड देन आपका जो एंजाइटी है वो खत्म होगा, अन्यथा जीवन भर एंजाइटी में रहोगे। अब चलते हैं हम इस कविता की ओर। इस कविता के टोटल कोई भी कविता पढ़ें, कविता के 2 ही पोर्शन हैं। द फर्स्ट पोर्शन इज राइटर इंट्रोडक्शन एंड द सेकेंड पोर्शन इज राइटर्स पोएम, जिसके माध्यम से राइटर अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडिया को आपके पास रखता है। तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं राइटर के इंट्रोडक्शन, इसमें है क्या चीज। तो अब हम इसको 1 by 1 समझते हैं कि आखिर है क्या। तो चलो मैं थोड़ा समझा लेता हूँ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय W.H. ऑर्डन। ये कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है। W.H. ऑर्डन वाज बोर्न इन 1907, माने W.H. ऑर्डन का जन्म 1973 ईस्वी में हुआ था, एंड डाइड इन 1973, और उनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई थी। W.H. ऑर्डन ऑन पुलिट्जर प्राइज इन 1948, W.H. ऑर्डन को 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। कौन सा प्राइज दिया गया था? पुलिट्जर प्राइज दिया गया था फॉर हिज कलेक्शन, उसके कविता के संग्रह के लिए। फॉर हिज कलेक्शन, उसके कविता के संग्रह के लिए। एंड नेम ऑफ द कलेक्शन वाज द एज ऑफ एंजाइटी। उस कलेक्शन का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। यहाँ अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है कि हु वाज अ राइटर ऑफ द एज ऑफ एंजाइटी, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा जॉन डॉन, जॉन किट्स, वॉल्ट विटमैन, W.H. ऑर्डन। क्या होगा आंसर? W.H. ऑर्डन। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता रहता है कई बार कि W.H. ऑर्डन ओन पुलिट्जर प्राइज इन द ईयर। अब यहाँ पे 4 साल दे देगा 1960, 1973, 1948, 1939। तो क्या हो जाएगा? 1948 हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, ऐसे ही आगे हम चलते हैं। कहता है कि ही वॉज फेमस एज अ वर्सेटाइल पोएट। W.H. ऑर्डन एक वर्सेटाइल पोएट थे एंड इंटेलेक्चुअली वाइगर्स, और बुद्धिमानी इंटेलेक्चुअली वाइगर्स थे। इंटेलेक्चुअली वाइगर्स का अर्थ होता है कि बहुत ही बुद्धिमानी से अपने उग्र स्वभाव को व्यक्त करना। अब कहेंगे सर उग्र स्वभाव क्या होता है? तो देखो, लड़ने के तो 2 तरीके हैं, या तो तुम हाथापाई कर लो, या दूसरा है कि तुम बात इतना प्यार से कह दो शब्दों से कि बिना पिटे उसको सब चीज़ याद आ जाए। तो ये चूंकि राइटर थे तो शब्दों से ये लोगों को समझाते थे कि लाइफ में तुम कर क्या रहे हो और करना क्या चाहिए। इस बीच में जितना डांटना फटकारना वो शब्दों में हुआ करता था। That's why he was famous as a translator, editor, critics and dramatist। वो एक विख्यात ट्रांसलेटर थे, एडिटर थे, क्रिटिक्स थे और ड्रामाटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू W.H. ऑर्डन, पोएट्री इज अ सीरियस गेम। कविता जो है
एक सीरियस गेम है। कहना ये चाहता है कि कविता को बहुत ही सोच, सीरियस गेम माने बहुत ही सक्रिय खेल है, माने कविता को बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट शुड डीपन पीपल अवेयरनेस, क्योंकि कविता को लोगों के अवेयरनेस को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। यदि कविता लिख के आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके, लोगों को लाइफ में चेंजिंग नहीं कर सके, तो फिर कविता वो कविता नहीं हुआ। दैट्स वाई, यही वजह है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ऑर्डन के हिसाब से पोएट्री शुड नॉट अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चॉइस। कविता को कभी भी आदमी के राजनीतिक और धार्मिक चॉइस को प्रभावित नहीं करना चाहिए। क्लियर हो पाए? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.एच. ऑर्डन पोएट्री शुड नॉट अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल एंड, ये दे देगा, करियर, बी बिजनेस, सी रिलीजियस, डी स्पिरिचुअल, तो क्या दे देंगे, रिलीजियस चॉइस। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.एच. ऑर्डन पोएट्री इज अ गेम, ए दे देगा वर्ड गेम, बी दे देगा पॉलिटिकल गेम, सी दे देगा रिलीजियस गेम, डी दे देगा सीरियस गेम। आंसर क्या हो जाएगा, सीरियस गेम। क्या हो जाएगा, सीरियस गेम। आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं हम कि सिंस ही वॉज अ वर्सेटाइल पोएट, चूंकि वो एक वर्सेटाइल पोएट थे, दैट्स वाई ही वॉज फेमस एज अ वर्ड टेक्नीशियन। वो वर्ड टेक्नीशियन के रूप में भी फेमस थे, विख्यात थे। क्या थे, वर्ड टेक्नीशियन के रूप में विख्यात थे, बिकॉज क्योंकि ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड कॉइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड। चूंकि उनको पैशन था वर्ड कॉइनिंग करने का। वर्ड कॉइनिंग का अर्थ होता है कि शब्दों से खेलना, एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड, आर्केइक का अर्थ होता है, आर्केइक का होता है बहुत ही पुराना, और वर्ड माने शब्द, वो बहुत पुराने शब्दों को भी क्या करते थे, उपयोग करते थे। क्लियर हो गए? इसलिए कहा जाता है कि ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड कॉइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन हैड अ पैशन फॉर वर्ड कॉइनिंग एंड, और चार ऑप्शन दे देगा, ए दे देगा प्लेइंग विद वर्ड, बी दे देगा प्लेइंग विद द पैशन, सी दे देगा यूजिंग आर्केइक वर्ड, डी दे देगा नन। तो क्या देंगे, यूजिंग आर्केइक वर्ड। आगे चले, क्योंकि कहते हैं ना कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। यही हाल डब्ल्यू.एच. ऑर्डन साहब के साथ हो गए थे। उनका कहना था कि वर्ड को, पोएम को कभी भी व्यक्ति के पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस को प्रभावित नहीं करना चाहिए। बट हुआ क्या कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन अर्ली पोएम अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल चॉइस एंड अफेयर। उनकी जो शुरुआती की कविता था वो लोगों के पॉलिटिकल चॉइस को प्रभावित करता था और अफेयर को। एंड हिज लेटर पोएम, और उनकी बाद की जो कविताएं हुआ करती थी, दैट ओवरटली ऑन क्रिश्चियन धर्म, रिलीजन एंड मोर ऑन पर्सनल टून। जो बाद की कविता था वो क्रिश्चियन रिलीजन पर बहुत ज़्यादा अवार्ड से झुका हुआ था और लोगों के पर्सनल टोन पे था। दैट्स वाई his poetry was more famous। आगे चलते हैं, since he settled in USA in 1939 from Britain, चूंकि वह 1939 ईस्वी में ब्रिटेन से यूएसए में सदा के लिए सेटल्ड हो गया। दैट्स वाई हिज वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू फेज। इनके काम को दो फेज में बांटा गया था। द फर्स्ट फेज इज अ ब्रिटेन फेज एंड द सेकेंड फेज इज अ यूएसए फेज। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है कि हुज वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू फेज, और राइटर का नाम दे देगा डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, वॉल्ट विटमैन, जॉन डॉन, जॉर्ज किट्स। क्या देंगे, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। या दे सकता है कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश फेज एंड चार ऑप्शन दे देगा अमेरिकन, दे देगा यूरोपियन, सी दे देगा चाइनीज, डी दे देगा जापानियन। कौन सा हो जाएगा, American phase. So his some work that is very notable in American phase and a British phase. So his notable work in a British phase is drums. The name of the notable work of a British phase is, हम यहाँ पे आते हैं, इनके जो कुछ महत्वपूर्ण काम थे, नोटेबल वर्क जो था
इनके जो कुछ महत्वपूर्ण काम थे जो अमेरिका ब्रिटिश फेज में था, उनका नाम था उसको नीचे चले चलिए उनका नाम था द अवेटर, द डेंस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। दीज important work has been done in British phase. Talking about its notable work in American phase. अमेरिका में रह के जो कुछ महत्वपूर्ण किताबें उन्होंने लिखा था, उनका नाम था न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द फील्ड ऑफ एक्लिज। ये 4 किताबें जो है इन्होंने अमेरिकन फेज में लिखा था। अभी की जो कविता है नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये इनके अमेरिकन फेज में लिखी गई कलेक्शन है, कविता का बुक है जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी, वहां से लिया गया है। तो अब कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाज रिटन इन द फेज ऑफ W.H. ऑर्डन। यहाँ दे देगा ब्रिटिश फेज, यहाँ दे देगा अमेरिकन फेज, यहाँ पे दे देगा ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, और यहाँ पे दे देगा नन। तो द एज ऑफ एंजाइटी जो लिखा गया है वो लिखा गया है अमेरिकन फेज में। कौन से फेज में? अमेरिकन फेज में, अमेरिका में रह के वो लिखे हुए हैं। और इस कविता में कहता है इन द प्रेजेंट लिरिक्स, इस कविता में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द पोएट इनेक्ट माने प्रस्तुत करता है द फ्रस्ट्रेशन, उस तनाव को दैट इज इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग, जो मानव के अंदर में पलता है, because they are not fulfilling their aspiration and ambition, क्योंकि आदमी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर में जो फ्रस्ट्रेशन आता है, and because of that people feel loneliness in which people live and die, जिसमें आदमी जीता मरता है, मन घुट घुट के जीता मरता है, उसको represent करता है कौन? Now the leaves are falling fast। ऑब्जेक्टिव का कई बार पूछता है now the leaves are falling fast represent people's खाली स्थान, ए हैप्पीनेस, बी प्रॉब्लम, सी फ्रस्ट्रेशन, डी नन। क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं द मोस्ट अवेटेड पोएट्री नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप मैं बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद ही इतना बढ़िया आपको कोई एक्सप्लेन कर पाएगा, गारंटी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कविता को पढ़ा लेना अलग चीज़ें हैं, और कविता में जो हिडन सेंस है उसको एलोबरेट कर लेना अलग बात है। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो, कोई कविता 100 साल 70 साल 80 साल पहले लिखी गई है, अमेरिका में जाके लिखा है, और बिहार का गवर्नमेंट कहता है पढ़ो, कम से कम इतना पागल तो नहीं होगा ना कि कहेगा पढ़ो, तब तो इंडियन राइटर को ही पढ़ लेते। उस कविता में लाइफ के उन सारे स्पान को बताया गया है जहां हम जीवन में गलतियां करते हैं, और जिसमें हम जीते हैं, मरते हैं और घुटते हैं, और कैसे हम उससे बाहर आएंगे, सारी चीज़ें को इस 5 स्टैंजा में उन्होंने बताया है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, आप इसको यदि पढ़ते हैं ध्यान से, किसी बड़े मोटिवेटर को सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या बताएगा जो किसी से पढ़ के, और यहाँ तो लिखा हुआ हकीकत है। आइए चलते हैं उस मोटिवेशन की ओर, द एवर बेस्ट मोटिवेशन चैप्टर। Close and then तो चलिए अब हम इस चैप्टर के जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 स्टैंजा है उसका हम लाइन एक्सप्लेनेशन थोड़ा करते हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट राइटर वांटेड टू से थ्रू द पोएम। कवि इस कविता के माध्यम से कहना क्या चाहता है। चलिए चलते हैं। कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, माने अब हमारे जीवन का समय जो है वो बहुत तेजी से बीत रहा है। क्या हो रहा है? बीत रहा है। एंड आगे कहता है नर्सरी फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब नर्सरी, आपने नर्सरी का नाम सुना होगा। नर्सरी में क्या होता है कि पौधे लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बीज को, और पौधे बनाया जाता है। तो यहाँ पे नर्सरी फ्लावर का अर्थ होता है, ऐसे वर्ड मीनिंग में जाएंगे तो कहता है फ्लावर गोइंग अंडर। जब यहाँ
फूल नहीं खिलाए जा रहे। कहता है जो हमारे जो पर्पस है, नर्सरी फ्लावर, हमने अपने अंदर में लाइफ के लिए जो पर्पस सेट कर रखा था, जो गोल सेट कर रखा था, जो एम्बिशन से सेट कर रखे थे, विल नॉट लास्ट। विल नॉट लास्ट माने विल माने कागज होता है, नॉट लास्ट माने पूरा नहीं हो रहा है। माने कि जो हमारा पर्पस है, जो हमारा एम्बिशंस है, उसके हिसाब से हम अपना एक्शन नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे जी? एक्शन। क्या नहीं ले पा रहे हैं? डिसीजन। क्या नहीं ले पा रहे हैं? प्लान नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? हैबिट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? उस तरह का पैशन जनरेट नहीं कर पा रहे, किसके हिसाब से? पर्पस के हिसाब से। और नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पर्पस की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। माने नर्सरी फ्लावर विल नॉट लास्ट, माने पर्पस की ओर हम आगे नहीं जा रहे हैं। नर्सरी माने ये जो अभिलाषाएं हैं, टू द ग्रेव। ग्रेव माने क्या होता है? ग्रेव का अर्थ होता है कब्र। अब कब्र में किसी को हमको दफनाने नहीं जाना है। यहाँ पे ग्रेव का अर्थ हुआ कि हमारे ही अंदर में, नर्सरी टू द ग्रेव आर गॉन, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं टू द ग्रेव माने हमारे ही अंदर में कब क्या हो रहा है? दफन हो रहा है। क्या हो रहा है? दफन हो रहा है। क्यों हो रहा है जी? क्योंकि हमारा एक्शन, डिसीजन, प्लान, हैबिट ये उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी इच्छाएं हमारे ही अंदर में क्या हो जा रहा है? दफन हो रहा है। कहना ये चाहता है, हम देख रहे हैं कि हम पर्पस के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हम डिजायर के हिसाब से काम नहीं कर रहे, लेकिन जो हो रहा है वो क्या है? एंड द प्लान्स गो रोलिंग ऑन। प्लान्स का अर्थ होता है 4 व्हील बेबी कैरिज, 4 चक्कों वाले बच्चों के खिलौना। एक्चुअली यहाँ पे 4 चक्कों का अर्थ होता है जो जीवन के जो 4 पहर है, जो समय के जो 4 चक्र है, वो समय का चक्र जो है प्लान्स माने जीवन चक्र जो है वो माने बढ़ रहा है। और रोलिंग ऑन, रोलिंग माने रोल माने क्या होता है? निपटाना, माने कि मोड़ना। वो समय चक्र अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, माने हमारे जीवन का समय हमारे आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है, आगे जा रहा है। लेकिन एक हमारा हैबिट है जो हमारा पर्पस है के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। अब बताओ, यदि आप पर्पस के हिसाब से काम नहीं कर पाओगे तो खुश रहोगे क्या? पॉसिबल नहीं। कहता है कि ठीक है ये हो रहा है तो हो रहा है। सेकेंड स्टेंजा में क्या कहता है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, नाउ द लीफ आर फॉलिंग, और 4 गो ऑप्शन दे देगा। ए दे देगा वेरी फास्ट, बी दे देगा स्लो, सी दे देगा फास्ट, डी दे देगा नन। क्या हो जाएगा? फास्ट। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लांट्स? ए दे देगा 2 व्हील बेबी कैरी, बी 3 व्हील बेबी कैरी, सी 4 व्हील बेबी कैरी, डी नन। क्या हो जाएगा? 4 व्हील्स बेबी कैरी। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टेंजा नंबर 2 कहता है, विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट। अब विस्परिंग नाइबर का अर्थ क्या होता है? विस्परिंग नाइबर का अर्थ होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, या आप कह सकते हैं दूसरा वर्ड द एजेंट ऑफ डेथ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मृत्युदाता, यमराज, जो भी कह रहे हैं। कहता है विस्परिंग, देखो समय तो अपने हिसाब से गुजर रहा है ना, आप पर्पस के हिसाब से काम भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा जो मृत्युदाता है लेफ्ट एंड राइट वो हमारे आगे पीछे ही है। कहना यह है कि मृत्यु जब जीवन में कभी भी आ सकती है, वो जब हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हमारे हाथ में है क्या? अपना पर्पस, अपना एम्बिशंस। तो करो ना उसके हिसाब से। Who is stopping you? It is you, your action, your decision and your way of implementation, the action that is holding you, जो आपको रोक रहा है। ये आप हैं, ये आपके एक्शन हैं, ये आपके डिसीजन हैं और आपके ये काम करने के तरीके हैं जो आपको रोकता है। आपको आज तक कोई नहीं रोक पाएगा। आगे कहता है विस्परिंग नाइबर लेफ्ट एंड राइट, मृत्युदाता जो है वो हमारे आगे और पीछे ही है। प्लक अस, प्लक माने क्या होता है? नहीं पढ़ते हैं, प्लक द फ्लावर, फूल को तोड़ो। तो प्लक अस माने होता है तोड़ देना। फ्रॉम हम लोगों को रियल डिलाइट, ये जो हमारा आनंद प्रिय जीवन है उससे वो हमें कभी भी छीन सकता है। माने हमारे ये जीवन में कभी भी मृत्यु आ सकती है।
अब जब मृत्यु कभी भी आ सकती है तो हम पर्पस के हिसाब से काम क्यों नहीं कर सकते। आगे कहता है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्री, और ये जो आपका एक्टिव हैंड है, जो हाथ पैर कहते हैं सलामत है, जिसको यूज करके अपने ब्रेन को यूज करके आप आगे नहीं बढ़ते हैं, मस्ट फ्री, वो एक दिन काम करना बंद कर देगा। क्लियर। और लास्ट कहता है लॉनली, लॉनली माने होता है अकेला कर देना, ऑन द सेपरेट नी, अपने पैरों पर, और आप ही के अपने लोग जिनकी वजह से आप कहते हैं मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या फिर ये कहते कई बार कि इनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, घर में शादी, पड़ोसी में शादी, ये है वो है, फेस्टिवल है, जिन लोगों पे आप ब्लेम ठोकते हैं ना, वही लोग आपको पैरों से ले जा करके सेपरेट कर देगा और आपको उसी जगह पे छोड़ देगा जहाँ पे छोड़ना चाहिए। मैंने समझा। सेकंड स्टेज में कहता यह है कि जब हमें पता है मृत्यु आनी है और मृत्यु किसी भी वक्त है और किसी वक्त हमारा जीवन जा सकता है, तो फिर हम अपने लक्ष्य के हिसाब से क्यों न काम करें। और जब हमें यह भी पता है कि वही लोग जो हमारे अपने हैं वो हमें शमशान घाट तक छोड़ के आने वाला है, तो फिर उतना टाइम क्यों बर्बाद करना छोटे भावनाओं में फंस के। क्लियर हो गया सेकेंड स्टेंजा में क्या कहना चाहता है। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव पहला ये पूछ देगा विस्परिंग नाइबर लेफ्ट एंड, और 4 ऑप्शन दे देगा। ए दे देगा टॉप, बी दे देगा बॉटम, सी दे देगा लेफ्ट, डी दे देगा राइट। आपका लेफ्ट दिया है इसका क्या होगा ऑप्शन, राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपका ऑप्शन पूछे जाते हैं क्वेश्चन व्हाट इज मीनिंग ऑफ विस्परिंग नाइबर, विस्परिंग नाइबर का क्या अर्थ होता है। और यहाँ दे देगा मैसेंजर, बी दे देगा मैसेंजर ऑफ डेथ, सी दे देगा फ्रेंड, डी दे देगा नन। तो क्या दोगे, मैसेंजर ऑफ डेथ। एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट, 4 ऑप्शन दे देगा। ए वर्क, बी स्टार्ट, सी फ्रिज, डी नन। क्या हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा। थर्ड स्टेंजा में जो कहता है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। कहता है डेड इन 100 एट द बैक। तीसरा स्टेंजा बेसिकली ये बताता है कि जिस तरह के हरकत करके तुमने सारे जीवन को बर्बाद किया है ना, इसी तरह के हरकत करके तुम्हें बहुत सारे दोस्तों ने बर्बाद करा है, तुमने देखा है। लेकिन बात यहीं पे आके खड़ी हो जाता है कि मजाल है कि तू सुधार लेगा ना, हो ही नहीं सकता है। चलो कैसे, कहता है डेड इन 100 एट बैक। डेड माने क्या हो जाता है, मर जाना। इन 100 माने सैकड़ों, एट बैक माने तुम्हारे पीछे, माने जिस तरह की हरकत करके तू समय बर्बाद कर रहा है ना, उसी तरह की हरकत करके वैसे ही टाल के तुमसे पहले सैकड़ों आदमी समय बर्बाद किया और वो मर गए पछता पछता के। फॉलो उडेन, फॉलो माने अनुसरण करना। अब उडेन क्या होता है, इसको उडेन कहते हैं, लकड़ी का बना हुआ जो बॉक्स होता है उसको उडेन कहा जाता है। लेकिन चूंकि कवि जो है वो वेस्टर्न कंट्री के थे और वो जो है क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे। क्रिश्चियन धर्म में जब आदमी मरता है तो उसको बॉक्स में दफनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो हमारे ब्रेव सोल्जर जब मार्टिज होते हैं तो उनको जब लाया जाता है, देखते होंगे एक बक्सा में रहता है, उसी को उडेन कहा जाता है। उसको दूसरे शब्दों में कॉफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉफिन। तो कहता है फॉलो उडेन इन आर ट्रैक। आर माने हमारे और ट्रैक माने देखते हैं रेल का ट्रैक आगे बढ़ता है तो उस पर रेल चल के। कहता है कि सैकड़ों तो हमारे तुम्हारे जैसे हरकत करके समय बर्बाद कर लिया है और मर गया, और तू भी उस सैकड़ों में आ गया है जो अभी क्या कर रहा है कि जानता है लेकिन अपनी आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और मृत्यु की ओर जा रहा है। अरे सुधार तो लो, जब पता है कि ऐसे समय लोग बर्बाद करते हैं तो तुम क्यों कर रहे हो। अब आगे थर्ड में कहता है कि आर्म्स वेज। अब लाचारी देखो कैसे तुम करते हो। आर्म्स माने होता है बाँ हाथ कंधा, वेज माने खड़ा करना, स्ट्रिक्टली माने मजबूती से, टू रिप्रूव। रिप्रूव प्रूव माने क्या होता है, साबित करना। रिप्रूव माने क्या होता है, पुनः साबित करना। कहता जो तुम आज पुनः साबित कर रहे हो ना, माने पुनः साबित माने गलत को भी सही साबित करना। बनना इंजीनियर है, पढ़ते हो लेकिन 2-3 घंटा,
आप कहोगे बन जाएंगे इंजीनियर, संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, कैसे कर लोगे? ज़बरदस्ती चल रहा है क्या? इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की तरफ सोचो, उसके तरफ इमोशंस रखो, उसके तरफ मेहनत करो, उसके तरफ आइडिया लाओ, तब बनोगे, और उसके तरफ प्लान करो। हाँ, इन फैल्स एटीट्यूड ऑफ लव, फैल्स माने होता है गलत, एटीट्यूड माने प्रवृत्ति ऑफ लव, माने कि तुम ये बताने की कोशिश करते हो कि मैं अपना काम बहुत बेहतर करता हूँ, जबकि तुम जानते हो कि जितना पढ़ना है उतना नहीं पढ़ रहे हो, जैसा प्लान होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसा कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना चाहिए वैसा नहीं है। ये जो तुम हरकत कर रहे हो ना, इससे पहले सैकड़ों हरकत कर चुके हैं और वो आज पछता रहा है। बीटेक के बाप के लिए नाफू बना हुआ है। बहुत ऐसे गांव में जाइएगा, 2 4 5 बीटेक किया हुआ लड़का मिल जाएगा, बाप को ठग के बैठा हुआ। अब बाप कहता है कि यार ठगा गए, इससे अच्छा घर पे दबाता तो खेती तो करता। और तो लानत तो तब हो जाता है जब किसी लड़की का भी हाथ बीटेक के नाम पर थाम लेते हो, उसके बाद वो भी बोलती है कि यार कहाँ कहाँ फूटे, तो तुम सबके ठग के फिर तब जाकर के मन शांत हो जाता है। वही कह रहा है कि जब तुम काम नहीं कर पा रहे हो तो एकदम एक्सेप्ट करो, गलत तरीके से तो ना करो, क्योंकि जहाँ से तुम मान लेते हो कि यस आई एम नॉट डूइंग वेल, वहाँ से स्टार्ट होता है यस आई कैन डू। थर्ड स्टेंजा में ये कहता है कि तुम जिस हरकत करके समय बर्बाद कर रहे हो, उस तरह की हरकतें करके बहुत सारे लोगों ने बर्बाद किया है, और जिस तरह से तुम गलत को साबित करने में लगे हो ना, उस तरह से भी बहुत लोगों ने समय गलत को सही साबित कर दिया है, लेकिन आखिरकार उसे पता चल ही गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है कि डेड इन 100 एट द, ए दे देगा प्रॉब्लम, बी बैक, सी अहेड, डी नन, क्या हो जाएगा? बैक। ऐसे ही पूछता रहता है कि इन फैल्स एटीट्यूड ऑफ ए वर्क, बी प्रॉब्लम, सी लव, डी नन, क्या होगा? लव। चलो अब चौथा स्टेंजा में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा। कहता है स्टार्विंग, स्टार्विंग का अर्थ होता है भूखों मरना। अब आदमी जब भूख से मरता है तो वो कैसा करता है, तो देखिएगा बहुत तड़पता है। ये कह रहा है कि जीवन में हम क्या कर रहे हैं? तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदत तो सुधार रहे नहीं है और लक्ष्य कुछ और है, करते कुछ और है। तो कहता है स्टार्विंग माने तड़प रहे हैं थ्रू लीफलेस वुड। लीफलेस माने होता है पत्ताहीन, वुड माने लकड़ी। कहता है जिस तरह से लकड़ी पत्ताहीन हो जाए, माने लकड़ी पेड़ सूख जाए, तो उसका कोई अपना अर्थ नहीं रह जाता है, उसको व्यक्ति अपने हिसाब से यूज करता है। जैसे यहाँ पे है तो चेयर बना है, डेस्क बना है, बेंच बना हुआ है, क्या कहते हैं पोडियम बना हुआ है, ये सारे देख रहे हैं सारे लकड़ी से बना हुआ है। तो वी पीपल यूज द वुड अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम अपने हिसाब से उपयोग करते हैं। कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हमारा जीवन जो है अब अर्थहीन हो गया है और सिचुएशन प्रॉब्लम उसके हिसाब से हम उपयोग किए जा रहे हैं, यानी हम अपने हिसाब से अपने जीवन को अब नहीं जी पा रहे हैं, या फिर हम अपने हैबिट के इतने गुलाम हो गए हैं, हो जाता है लोग कि लोग चाह के भी हैबिट में इम्प्रूव नहीं कर पाता है। कहता है ट्रॉल्स का अर्थ होता है विथ क्रिएचर। क्या होता है? विथ क्रिएचर। वन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, माने वन माने दौड़ता है, स्कॉल्ड माने डांटते हुए, फॉर देयर फूड अपने भोजन के लिए। कहना ये चाहता है कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारी जो कमजोरियां हैं वही हमको डांटता है, हमारी कमजोरियां जो है वो हमको धीरे धीरे खाए जा रहा है। क्या हो रहा है? हमारी कमजोरियां ही धीरे धीरे खाए जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब वो अपने बेसिक तौर पे मजबूत नहीं हो पाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, लत खराब लग जाता है, वो चाहता है कि हम इम्प्रूव कर लें, सुधार लें, लेकिन वो नहीं कर पाता है और वो कमजोरी के अधीन हो जाता है। कहना यही चाहता है कि चौथा स्टेज बेसिकली बताता है कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या समस्या चल रहा है, कैसे तुम घुट घुट करके जी रहे हो, तो हमारी कमजोरियां धीरे धीरे क्या करता है? खाया जा रहा है। अब एक चीज बताओ, जो आदमी कमजोरी के हिसाब से लीड होगा उसका जीवन कैसा होगा? तो यहाँ पे बताता है एंड नाइटिंगेल इज डम। अब नाइटिंगेल माने होता है नाइटिंगेल, कोयल जो जिसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, कहता है नाइटिंगेल इज डम। अब नाइटिंगेल जो है डम, बहरा हो चुका है। कहने का अर्थ है अब हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ जो है, जो मिठास जो है, नाइटिंगेल का आवाज़ बहुत मीठा होता है, तो मिठास जो है यहाँ पे कहना चाहता है कि हमारे जीवन में मिठास अब नहीं रहा है।
क्या नहीं रहा? मिठास माने खुशियाँ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम अपने आदत के गुलाम हो गए। किसके गुलाम हो गए हैं? आदत के गुलाम हो गए हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम। एंजल माने होता तो परी है, बट एंजल इज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, सिंबल ऑफ रेनन्सिएशन, सिंबल ऑफ हार्मोनाइजेशन, माने कि सादगी का प्रतिबिंब माना जाता है। अब हमारे जिंदगी में एंजल माने खुशियाँ, सादगी विल नॉट कम, अब नहीं आने वाला है। कहता ऐसा लगता है कि हम जिस हद तक अपने आदत के गुलाम हो गए हैं, जिस हद तक हम कमजोरी के अधीन हो गए हैं, अपने वीकनेस कमजोरियां के अधीन हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी में मिठास आने वाली है, अब हमारी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आने वाली है। तो ऐसा लग सकता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ एग्जाम। देखो कैसी बातें वो बताता है। कहता है चलो ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मान लेते हैं। कहता है कोल्ड। कोल्ड माने क्या होता है? ठंडा। ठंडा में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड हो तो क्या होता है? शरीर, आदमी का शरीर काम करना बंद कर देता है, कई बार तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो कहता है कोल्ड, इम्पॉसिबल। इस इम्पॉसिबल माने असंभव सा दिखने वाला। कहता है मान लो तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मान लो तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि लगता है असंभव है, सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। अहेड माने तुम्हारे आगे तुम्हारी समस्या असंभव सा दिख रहा है, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इससे बड़ी समस्या नहीं ना है, ऐसे भी बड़ी है, इससे बड़ा है तो चले जाओ। कहता है मान लो असंभव दिख रहा है, दिमाग काम करना बंद कर रहा है, ऐसी ही समस्या है ना। आगे देखो क्या कहता है, लिस्ट द माउंटेन लवली हेड। लिस्ट माने सूची तैयार करो। माउंटेन माने क्या? पहाड़ का। अब पहाड़ का सूची नहीं तैयार करना है, कह रहे हो ना, पहाड़ जैसी समस्या उसका सूची तैयार करो। कैसे? लवली हेड। लव माने क्या होता है? प्रिय। और लवली माने होता है शांति, और हेड माने होता है दिमाग को। कल पहले दिमाग को शांत करो, मन को शांत करो, और पहाड़ जैसी समस्या का लिस्ट तैयार करो। क्या करो? लिस्ट तैयार करो। जब तुम उस लिस्ट को तैयार करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे हजार समस्या में कितने प्रॉब्लम है जिसको तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो। मान लो 100 को नहीं कर सको, 2 को तो करोगे, 4 को तो करोगे, वो भी नहीं कर सकते। पता तो है कि आदत सुधारना है, पता तो चला फिजिक्स में कुछ नहीं आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता है, मैथ में नहीं आता है, अंग्रेजी में नहीं आता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। मन शांत करो और देखो कहाँ से शुरुआत तुम कर सकते हो, वहाँ से करो। जब तुम शुरुआत करोगे तो कहता है हुज वाइट वाटरफॉल कुड प्लेस। हुज माने उसके, जब तुम अपने एम्बिशन के हिसाब से काम करना स्टार्ट करोगे तो वाइट माने होता है उजला, वाटरफॉल माने होता है जलप्रपात। अब देखना जहाँ जब जलप्रपात होता है ना, वहाँ जाओगे तो मन बड़ा शांत हो जाएगा। कहता है जब तुम समस्या को समाधान करने के लिए जाओगे तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत होगा। और वो तुम्हें क्या देगा? आशीर्वाद है। चलो यस लगेगा। मान लो तुम आदत से लाचार हो, डेली 8 बजे उठते हो, प्लान करते हो 4 बजे उठेंगे, तुम 6 बजे उठ जाओ, उस दिन लगेगा क्या 1-1.5 घंटा पढ़ तो दिए, मन में एक शांति आएगी, धीरे धीरे चढ़ते जाएगा। लेकिन कहो तो सही। तो कहता है वो जो वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। जब तुम अपने एम्बिशन के हिसाब से काम करना स्टार्ट करोगे, 900% 2% देना स्टार्ट करोगे तो मन शांत होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है कि व्हाट इज अ कलर ऑफ वाटरफॉल। क्या दे देगा? ब्लू, येलो, ग्रीन, व्हाइट। क्या दोगे? व्हाइट। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है लिस्ट द माउंटेन लवली, ए दे देगा माइंड, बी दे देगा आइडिया, सी दे देगा हेड, डी दे देगा नन। क्या दोगे? हेड दोगे। ऐसा ही कहता है। लास्ट कहता है ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। और इस तरह से ट्रैवलर्स मन हम यात्रीगण इन देयर अपने लास्ट डिस्ट्रेस, लास्ट माने खत्म करते हैं। स्ट्रेस माने होता है तनाव, और डिस्ट्रेस माने होता है तनाव रहित। जब हम अपने एम्बिशन के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम अपने आदत को सुधारना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम तनाव से तनाव रहित डिस्ट्रेस होते चले जाते हैं, और इस तरह से प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, पूछ देता है कई बार ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट, ए दे देगा स्ट्रेस, बी दे देगा जर्नी, सी दे देगा डिस्ट्रेस, डी दे देगा नन। ऑप्शन क्या होगा? डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो पांचवा स्टेंजा में कहता है कि यदि तुम्हारी कितनी भी बड़ी समस्या हो, यदि तुमने ठान लिया ना
तो एक एक करके धीरे धीरे करके तुम उसको हल कर सकते हो। तो ये हमारा लाइन जो नाउ द लीफ आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर नंबर 3 था। आज हम इसको लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म किए हैं। होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। माय नेम इज राहुल कुमार और मेरे कोचिंग का नाम विद्यार्थम इंग्लिश एकेडमी है। यदि आप लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग गांधी चौक महाराजगंज रोड मधुबनी है, गांधी चौक पे आ सकते हैं और मेरे कोचिंग में पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9650504217। हमारा मोबाइल नंबर 9650504217 है। आप आइए, मैं आपको होप दे सकता हूँ कि जिस तरीके से हम पढ़ेंगे आपके सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। यही नहीं, ग्रामर के भी सारे सॉल्व हो जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक और चीज़ बताऊं कि वी आर गोना टू स्टार्ट अ फ्रेश इंग्लिश स्पोकन बैच फ्रॉम अपकमिंग मंथ, मे बी जून फर्स्ट वीक, अप्रैल फर्स्ट वीक। तो यदि किसी को इंग्लिश स्पोकन करना है तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हम इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेयर वी कैन लर्न ऑल द टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इंग्लिश स्पोकन साइमल्टेनियसली। वी कैन डेवलप आवर प्रेजेंटेशन स्किल, communication skill, learning skill in English, and we can also develop how we can overcome the frustration, the hesitation that creates while we speak or while we represent ourselves in front of anywhere, anyone. Simultaneously, we can learn in that class career planning. So I can say you कि you can get opportunity for holistic development in yourself. So yes, if you want to learn and explore your English understanding, English science, then yes, only one coaching center is in Madhubani, that is Vidyartham English Academy. You are most welcome to be part of Vidyartham English Academy and develop your English, develop your understanding, develop your writing skill, develop your career planning skill, everything, and develop holistically. Thank you to have this much patience. Thank you.